बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। आज बंगाल दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी का तमिलनाडु दौरा। आज जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के पक्ष में जनता से वोट की करेंगे अपील। दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होंगे आज अरविंद केजरीवाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में होगी पेशी। सीबीआई के हलफनामे पर जवाब दर्ज कराने की करेंगे मांग। ट्रंप के ईरान को खुली धमकी। दूसरे दौर की बातचीत से पहले दी चुनौती। कहा डील से हटा ईरान तो सब कुछ कर दूंगा बर्बाद। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। लखनऊ में कांग्रेस कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। देखिए, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला आरक्षण बिल गिरना चीरहरण के जैसा है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि हम कह सकते हैं कि आधी आबादी के मन में विपक्ष के नारी विरोध आचरण के बारे में भारी आक्रोश भी है। यह आक्रोश कांग्रेस, राजद, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, सपा और अन्य दलों के खिलाफ देखने को मिल रहा है जो इस पाप के भागीदार थे। हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर शिवकृपाल हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख करते हैं शिवकृपाल, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सीएम योगी ने की थी, उन्होंने जमकर जो है विपक्ष पर निशाना साधा था। जाहिर बात है, क्योंकि जब से ये लोकसभा में ये बिल गिरा है, तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े हों छोटे हों, लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। कल सीएम योगी ने भी बड़ी ही आक्रोश के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बिल को गिरने को चीरहरण से उन्होंने जो है कह दिया कि चीरहरण जैसा है। क्या लगता है आने वाली सियासत में, आने वाले समय में चुनावों पे इसका क्या असर पड़ेगा? सुचित्रा, देखा जाए तो जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस महिला बिल के बारे में बताया और कैसे हमलावर हुए विपक्ष पे, जाहिर सी बात है कि ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आएगा, क्योंकि एक मुद्दा ये ऐसा है जिस पर वो गांव-गांव, घर-घर तक जाकर बूथ लेवल तक लोगों को ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी की। कैसे विपक्ष ने एक तरह से सदन में, जैसा कि आपने कहा भी और मुख्यमंत्री ने बोला था कि कैसे विपक्ष ने एक तरह से चीरहरण का काम किया सदन में और कुल मिलाकर जो सदन की गरिमा थी उसको तार-तार किया और उसके साथ ही जो महिलाओं की एक उड़ान थी, महिलाओं के लिए जो एक सम्मान की बात थी, उसको कहीं ना कहीं वो उन्होंने धक्का दिया। इसके ही नहीं बल्कि और भी आरोप लगाए कि कैसे कुछ परिवारवादी वो लोग हैं जो ये चाहते ही नहीं है कि उनके परिवार के अलावा कोई अन्य महिला भी आए और महिला को वो सम्मान, वो शक्ति, वो समृद्धि मिल सके। इसी बातों को लेकर पूरी तरह से हमलावर रहे योगी आदित्यनाथ और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग भी रहा है कि हो सकता है कि अब इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी राजधानी क्षेत्र से निकालकर कस्बों तक, सिटी तक, बूथ लेवल तक लेकर जाए और विपक्ष को कहीं न कहीं वो उनको विरोध को जताते हुए एक तरह से उनको अलग थलग करना चाहती है, जिससे कि आने वाले समय में अपने वोट बैंक को साध सके। जी, क्योंकि कल जब सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई जगहों पर, कई प्रदेश, हम कह सकते हैं कि राज्यों में, कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा गया। इस बीच सबसे ज्यादा अगर हम जरूरी देखें तो बंगाल और तमिलनाडु का इस वक्त चुनाव है। कल जब मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अखिलेश यादव ने भी इसका जवाब दिया। इधर बंगाल से भी जवाब सामने आया। इधर ये भी कहा जा रहा है कि साउदर्न स्टेट को जो है उनकी सीटों को कम करना है, इसीलिए बीजेपी ऐसे हथकंडे अपना रही है। इस बीच में जो 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है क्या असर उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या इस बिल के गिरने से बीजेपी को फायदा होगा या फिर कहीं ना कहीं जो विपक्ष आरोप लगा रहा है इसका फायदा सीधे तौर पर विपक्ष को, यानी कि वोट के तौर पर उनको होने वाला है? और सुचित्रा, इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता कि ये चुनाव को देखकर नहीं
हुआ है। ये माना जाएगा, बल्कि पूरी तरह से सधी और साधी गई प्रक्रिया थी और भारतीय जनता पार्टी इसको भली बात जानती थी कि इस बिल को हम लाएंगे और इस बिल को हम पास नहीं करा पाएंगे। पहले से पता था, उसको 1 महीने पहले से ही नारी शक्ति बंधन की जो प्रक्रिया थी कि कैसे किया जाएगा, सारी व्यवस्था को पहले ही बना चुके थे। ये विपक्ष भी जानता था, एक पक्ष भी जानता था और दोनों एक तरह से सहमत का खेल खेल रहे हैं। कुल मिलाकर पूछना चाहूंगी, हमने देखा है कि पिछले 2 बारों से बीजेपी को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत प्राप्त हुआ, बहुमत से सरकार भी बनी और इसी का नतीजा था कि 370 हटा, इसी का नतीजा था कि ट्रिपल तलाक बिल जो है वो पास हुआ। लेकिन इस बार क्या विपक्ष इस बात को लेकर ज्यादा खुश नजर आ रहा है कि हमने पिछले 10 सालों से जो कोशिश की थी आखिर जाकर इस बार जाकर वो रंग लाई है जब केंद्र में सरकार को बहुमत नहीं मिली थी? सुचित्रा, खुशी इस बात की तो विपक्ष को ही है, लेकिन केवल इस बात को लेकर ही खुशी नहीं है कि बिल गिर गया, क्योंकि विपक्ष तो ये चाह ही रहा था। 2023 में आखिर बिल पास हुआ और आज भी कह रही है विपक्ष कि आप अगर 2023 के एज इट इज जो बिल था उसको इस तरह का कुछ होता तो उसको पास कराने में विपक्ष को कोई गुरेज नहीं था। दिक्कत यह है कि जो परिसीमन की बात वो महिला बिल के साथ ला रहे थे, समस्या वहां से पैदा हो रही है। क्योंकि अगर आप 2023 में ये विधेयक पास हो चुका है तो आपने उसको अभी तक नोटिफाई नहीं किया, नोटिफाई 3 दिन पहले किया, तो क्या 3 साल में आपको इतनी फुर्सत नहीं मिली कि आप उसको नोटिफाई कर ले? और कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी सरकार है, वो यही फंस गई और इसी के नाते जो कहते हैं ना, एक की लेने के देने पड़ गए। तो कुल मिलाकर अभी जो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के चुनाव है और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होना है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो मामले हैं कि जैसे ही हमलावर हो रही है सरकार, विपक्ष भी उस हमले का जवाब उसको हमले को निस्तेज करने के लिए, आप देखिए कि कल ही योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने भी कर ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात हो गई है कि अगर सत्ता पक्ष कुछ कहता है तो विपक्ष तुरंत ही आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने, और अगर विपक्ष कुछ कहता है तो सत्ता पक्ष के लोग आते हैं जवाब देने के लिए। तो ये स्थिति तो इस वक्त अभी देखने को मिल रही है। लेकिन हालांकि चुनाव भी है 2 राज्यों में, तो देखना होगा कि इसका क्या असर चुनाव पर यानी कि मतदान के दौरान देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया शिव कृपाल, आपने विस्तार से जानकारी दी। हालांकि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद से इसका असर चुनावों पर कितना पड़ा है, इसका पता 4 मई को लग पाएगा। देखते हैं कि जनता किस पर भरोसा जताती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। आज बंगाल दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जनता से सीधे वोट की अपील करेंगे। यानी कि सीएम योगी जो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है और खास तौर पर चुनावी राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर सीएम योगी डिमांड में रहते हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर इस वक्त वो बंगाल चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इसी बीच लॉ एंड ऑर्डर बंगाल की जो है उसको लेकर काफी ज्यादा बीते दिनों हमने देखा है कि कितने दंगे हुए हैं। चुनावों के बाद किस तरीके से जो है पोस्ट वायलेंस की खबरें सामने आई हैं। कई बीजेपी कार्यकर्ता है जिनको निशाना बनाकर उनकी हत्या भी की गई है। इसको लेकर बीजेपी जो है बिल्कुल मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ मैदान में उतरी हुई है। लगातार ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है। इधर ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही हैं कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं, बीजेपी बाहरी पार्टी है और अब बीजेपी अगर यहाँ पर आती है तो फिर एक विशेष समुदाय को टारगेट करेगी। हालांकि अब जनता को ये डिसाइड करना है कि 23 तारीख को पहले चरण का मतदान है, ऐसे में क्या कुछ रहने वाला है खास तौर पर, क्योंकि अब जनता ही ये बात डिसाइड करेगी कि क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी सत्ता में वापसी करेंगी या फिर बीजेपी को इस बार मौका मिलने वाला है। तो अगली खबर नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का ये पूरा मामला है जिस पर आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने एफआईआर आदेश पर अहम स्पष्टता दी है। केस दर्ज करने से पहले नोटिस जारी करके पक्ष सुना जाएगा। अदालत के निर्देश के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का ये पूरा मामला है जहां पर राहुल गांधी पर
दो देश के नागरिकता का आरोप है, ब्रिटिश नागरिकता और भारत की नागरिकता। हालांकि नियम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक समय में सिर्फ एक ही नागरिकता हो सकती है। राहुल गांधी पर ब्रिटेन और भारत दोनों की नागरिकता का आरोप है। बीजेपी के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था, याचिका दायर की थी कि इस पर जांच होनी चाहिए। इसी पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन ये भी कहा है कि पहले उनका पक्ष सुनिए, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगा। अब देखते हैं कि राहुल गांधी आज क्या कुछ करते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। स्नेह कमल, क्योंकि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला आज बड़ी अहम सुनवाई होनी है और राहुल गांधी क्या अपना जो जवाब है वो दर्ज करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि तमिलनाडु में आज प्रचार प्रसार के लिए भी राहुल गांधी जो है पहुंच रहे हैं। तो चित्ता, सबसे पहले जानकारी ये है कि राहुल गांधी कोर्ट नहीं जाए, क्योंकि कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी नहीं किया है, इसलिए राहुल गांधी या उनके पक्ष का किसी का पहुंचना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि कोर्ट ने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश दिया था वो बदल दिया था, क्योंकि मामला राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता से जुड़ा है। कोर्ट ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर नया आदेश जारी किया था। कोर्ट ने बताया कि शुक्रवार 17 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इसमें याचिकाकर्ता समेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकीलों की संगत क्या राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की जरूरत है, इस पर वकीलों ने कहा नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित हुआ। हालांकि आदेश पारित होने से पहले न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने अपने फैसले को पढ़ा और पुराने केसों की सलीक की, तो पाया कि पहले नोटिस भेजना जरूरी है। तो फिर कोर्ट ने कहा राहुल गांधी को नोटिस जारी किए बिना फैसला करना उचित नहीं है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की सफल यानी आज की तिथि तय की है, तो आज इस मामले में सुनवाई हो रही है। उसके बाद यह आदेश राहुल गांधी को देगा, फिर राहुल गांधी या उनके पक्ष का कोई अधिवक्ता वहाँ मौजूद रहेगा। जाहिर बात है कि क्योंकि आज तमिलनाडु के दौरे पर भी रहेंगे राहुल गांधी, तो हमारी इस खबर पर नजर होगी। बहुत शुक्रिया स्नेह कमल आपका विस्तार से जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तमिलनाडु के दौरे को लेकर, क्योंकि तमिलनाडु में अंतिम चरण का जो प्रचार प्रसार है वो इस वक्त चल रहा है। 23 तारीख को तमिलनाडु में मतदान होने हैं और राहुल गांधी आज तमिलनाडु के दौरे पर पहुंच रहे हैं। जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और इसके अलावा कांग्रेस के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। अब देखिए राहुल गांधी क्योंकि वहां पर पहुंच रहे हैं, सुरक्षा की तमाम व्यवस्था जो है वहां पर कर ली गई है। राहुल गांधी का आज तमिलनाडु का खास दौरा रहने वाला है और इससे पहले भी राहुल गांधी जो है देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति में है, क्योंकि कई दिनों के बाद जब उन्होंने वहां पर प्रचार प्रसार शुरू किया तो लगातार जो है राहुल गांधी इस वक्त तमिलनाडु में डेरा जमाए हुए हैं। राहुल गांधी इस वक्त तमिलनाडु के दौरे पर रहने वाले हैं, क्योंकि कल शाम को 5 बजे प्रचार प्रसार जो है थम जाएगा और उससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से जो पूरी ताकत है वो झोंक रही हैं। राहुल गांधी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इसी के दौरान मुख्य रूप से कांग्रेस और डीएम के गठबंधन के समर्थन में ये प्रचार प्रसार वो करेंगे। राहुल गांधी ने चेन्नई और त्रिची समेत कई जगह पर जनसभाएं पहले भी की है। अब उधर बीजेपी की अगर हम बात करें, उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली से तमिलनाडु को कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो बीजेपी कर रही है। ये दौरा 2026 यानी कि इस बार के चुनाव को लेकर खास रह रहा है। भाषण में देखिए अलग अलग मुद्दे जो है राहुल गांधी उठा सकते हैं, जिनमें रोजगार, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। और क्योंकि महिला आरक्षण बिल में जब परिसीमन को लेकर आना था और जब सदन में ये बिल गिर गया, उस दौरान भी साउदर्न स्टेट की सीटें कम हो जाएंगी ऐसा कहा गया, ऐसा आरोप जो है सरकार पर लगाया गया था। अगर हम खासतौर पर गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस द्रविड़ मुनेत्र कन्नकम यानी कि डीएमके के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रही है। गठबंधन की जो चुनाव है ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं मिलकर। और इसके अलावा डीएमके नेता एमके स्टालिन राहुल गांधी के भाषण को शक्तिशाली वो बताते हैं, उनका समर्थन भी करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विपक्षी दल एकजुट होकर लगातार जो है केंद्र की सरकार के साथ और बीजेपी के साथ चुनाव में जो है कांटे की टक्कर अभी देखने को मिल रही है। देखने की बात होगी कि 4 तारीख को नतीजे क्या सामने आते हैं। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस अध्यक्ष का आज पश्चिम बंगाल का दौरा रहेगा। जी हाँ, जहां पर एक और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे कई जनसभाओं में शामिल होंगे। इतना ही नहीं बल्कि जनता को संबोधित करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे आज बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं और
जनता से वोट की अपील करेंगे। साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए भी नजर आएंगे। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। हाईकोर्ट में आज पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में पेश होंगे। सीबीआई के हलफनामे पर जवाब दर्ज कराने की मांग करेंगे। अब जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को और तमाम जो आरोपी थे आबकारी घोटाला मामले में उन सभी को बरी कर दिया था, लेकिन सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इस फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हलफनामा दायर किया था और हलफनामा दायर करके ये कहा था कि वो अपना पक्ष खुद रखेंगे। अब इसी को लेकर ये अहम सुनवाई आज होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल वहां पर पेश होंगे और अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने साफ कर दिया है, यानी कि अभी तक सुनवाई तो नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट ने एक बार जरूर साफ कर दिया है कि अभी किसी को भी जो है अभी निर्दोष नहीं माना जा सकता। इस पर हम आगे भी जांच करेंगे। हालांकि देखते हैं कि अब आगे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है जब अरविंद केजरीवाल आज पेश होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी होनी है और इसके अलावा हलफनामा दायर कराने की मांग करेंगे। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष रखते हुए जज को कहा था कि वो जो है इस केस को छोड़ दें, इस पूरे मामले को छोड़ दें। अब देखते हैं कि आज पेशी के दौरान क्या कुछ होता है। बढ़ते खबरों में आगे, गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी भांजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और बाद में उसकी हत्या करके वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित करके छानबीन शुरू की और मुखबिरी की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये देखिए, ये वही कलयुगी मामा है जिसने अपनी ही भांजी के साथ दुष्कर्म किया है। और आमतौर पर आज भी जब हम महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं, जब हम बच्चियों के लिए सुरक्षित वातावरण की बात करते हैं, तो अगर हम बाहर की दुनिया को सुरक्षित बना भी दे, लेकिन घर की स्थिति, घर की परिस्थिति का हम क्या करेंगे। ये अपना ही मामा अपनी भांजी के साथ दुष्कर्म करता है और उसकी हत्या कर देता है ताकि वो किसी को ये पूरी वारदात ना बता सके। लेकिन अपराध बहुत ज़्यादा समय तक छुप नहीं सकता, इसका नतीजा जो भी है वो आपके सामने है। पुलिस ने अब इस मामा को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत 11 तारीख को टीला मोड़ क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या का मामला प्रकाश में आया था। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस केस की छानबीन की गई थी। इसमें यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जो लड़की का सगा मामा है जसीब उर्फ छोटू, उसी के द्वारा यह घटना कारित की गई थी। तत्काल उसे वांछित किया गया था और उस पर 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई थी। उसकी तलाश में लगातार स्वाट टीम क्राइम ब्रांच लगी हुई थी। आज मुखबिर खास से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि टीला मोड़ क्षेत्र में ये अपने कुछ साथियों के साथ देखा गया है। उसी को पकड़ने के उद्देश्य से अलग अलग जगहों पे बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर चेकिंग का अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में बंथला नहर कट के पास में वो पुलिस टीम को आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो पुलिस टीम को देखते हुए रुकता नहीं है और पुलिस टीम पर फायरिंग कर देता है। बदले में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की जाती है, जिसमें जसीम उर्फ छोटू को गोली लगी है। तत्काल उसे इलाज हेतु पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसके अन्य 2 साथी यहाँ पर भागने में सफल हुए। हमारी टीम के भी 2 कांस्टेबल्स। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिजनौर से आई खबर की। बिजनौर की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लूट की वारदात में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। लूट के 4 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। सोशल मीडिया पर पीड़ित से की थी जान पहचान और उसके बाद उसके साथ पूरी इस लूट के वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता को बुलाकर आरोपियों ने मारपीट की और लूट की है। पुलिस ने लूट का सामान और नकदी बरामद की है। बिजनौर में पुलिस ने ये बड़ी सफलता अपने नाम की है, जहां पर लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान बनाई गई। जरा सोचिए, सोशल मीडिया जो आपको बाकी की दुनिया यानी कि सोशल वाली दुनिया से जोड़ता है, लेकिन वहीं पर इस तरीके के वारदातों को भी अंजाम देने के लिए ऐसे गिरोह जो हैं ताक में बैठे रहते हैं। पहले पीड़ित से जान पहचान बनाई सोशल मीडिया पर और उसके बाद उसे बुलाया और उसके बाद मारपीट करके लूट की घटना को अंजाम दिया।
लूट का सामान बरामद किया गया है। कुछ गहने जो हैं, गहने यानी कि चेन और कुछ अंगूठी अगर हम कहें तो वो लूट ली गई थी। मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया था और कैश जितना भी था वो भी छीन लिया गया था। हालांकि अब पुलिस ने इस लूट की वारदात को जो अंजाम दिया था, जिस गिरोह ने, जिस गैंग ने, उन लोगों को उनको कंप्लीटली पकड़ लिया। 4 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। अब लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। मोहल्ला चाशेरी के 69 वर्षीय वीरेंद्र भटनागर के द्वारा 112 पे सूचना दी गई कि राम के चौराहे पे करीबन 7 बजे उनको एक बाइक सवार ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठाला व पास के बाग में ले गया, जहां पर उसके 3 अन्य साथियों के द्वारा उनके साथ मारपीट व बहत्ता की गई। उनकी चेन व अंगूठी छीन ली गई तथा उनके मोबाइल से 65,000 रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वीरेंद्र भटनागर एक गे डेटिंग ऐप पोलो के माध्यम से समीर खान के संपर्क में आए थे। उनसे इनकी बातचीत हुई थी तथा दोनों के बीच में शाम को 7 बजे मिलने की बात हुई थी। शाम को 7 बजे समीर खान के द्वारा मोनिस को राम के चौराहे पर बाइक से इनको ले जाने के लिए भेजा गया, जहां पर वीरेंद्र भटनागर अपनी स्वेच्छा से 2 विधानसभाओं यानी कि गोवर्धन और छाता के बीच बसे गांव नगला अनूप सिंह भरन खुर्द का है। आपको बता दें कि आज़ादी के 75 साल तक भी सड़कें यहां पर ठीक नहीं थी। वहीं अब गांव को पक्की सड़क मिलने जा रही है, जिससे लोगों में जश्न का माहौल है। पक्की सड़क मिलने से देखिए गांव में जश्न का इस वक्त माहौल है, लोग खुशी मना रहे हैं और लोग देखिए नारियल फोड़कर जो है इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो इस वक्त मथुरा में देखिए ये खुशी की जो लहर है वो देखने को मिल रही है। गांव को अब पक्की सड़क मिलने जा रही है। सोचिए आज़ादी के 75 सालों के बाद भी सड़क इस गांव तक नहीं पहुंची थी, लेकिन अब पक्की सड़क मिलने जा रही है, जिसकी साफ तौर पर खुशी जो है इन लोगों के चेहरे पर आप देख रहे हैं। मास्टर साहब, आज ये सड़क का उद्घाटन किया जा रहा है और बड़ी खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे इन सब को लेकर? आज बहुत सुंदर उत्सव का सा माहौल है। आज नगला अनूप सिंह, नगला कासोटिया और नगला पंजाबी को जोड़ते हुए राधाकुंड और भरना खुर्द और मैं तो कहूँगा ये जीटी रोड तक ये रास्ता जुड़ रहा है। ये अति सुंदर विषय है क्योंकि ये एक राम सेतु का कार्य करेगी। हम सभी गांव इससे जुड़ेंगे और यहाँ विकास की एक धारा बहेगी। कितने समय बाद ये सड़क बन रही है? ये आज़ादी के 75 साल बाद ये मौका मिला है साहब। किन किन गाँव को कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगी? ये नगला पंजाबी, नगला कासोटिया, नगला अनूप सिंह को विशेष रूप से जोड़ेगी, साथ साथ ये राधाकुंड और इधर भरना खुर्द होते हुए। तो वहीं तमिलनाडु के विरुधुनगर में धमाका हुआ है। विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। ब्लास्ट में अब तक 19 लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमिलनाडु के विरुधुनगर में ब्लास्ट हुआ है, फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, पटाखा फैक्ट्री में, जिसमें अब तक का खबर आई है 19 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 6 घायल है। सीएम एम.के. स्टालिन ने हादसे पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की तमिलनाडु से, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट होने की वजह से 19 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो तमिलनाडु से ये खबर है जहां पर पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है और धमाके की वजह से 19 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आसपास के इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। तो तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की वजह से 19 लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त की ताज़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम एम.के. स्टालिन ने हादसे पर दुख जताया है, लेकिन 19 लोगों की मौत की खबर से आप समझ सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा। आसपास के जितने भी इलाके हैं, लगभग 2 किलोमीटर तक ये पूरा जो इलाका है वो दहल गया था। और इतना ही नहीं, बल्कि विरुधुनगर जिले में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका होता है। फायर क्रैकर हब माना जाता है इस क्षेत्र को, जहाँ पर यह बड़ा धमाका हुआ है। 19 लोगों की मौत की खबर है, 6 घायल हैं। लगातार जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। हालांकि सीएम एम.के. स्टालिन भी इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए भारत अपडेट के साथ। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए,
बल्कि एक नई सोच को दिशा दे।